Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 26 and 27 July complete current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and new updates. आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स थ्रू MCQs के ज़रिए पूरे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज़ जो भी अगर जो क्वेश्चंस हैं उसका क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो 10 क्वेश्चंस हैं इनमें से आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्राई करिए कि कम से कम एटलीस्ट 6 क्वेश्चन यू हैव टू बी राइट। ठीक है, आपको राइट करना होगा, ताकि क्या होगा कि एक मतलब जब आप इस क्विज़ को ख़त्म करिए, इस MCQ के ज़रिए इस पैटर्न को ख़त्म करें, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन हो कि यस यू डिड एटलीस्ट 6 क्वेश्चन विच इज़ द मतलब आप बोल सकते हो कि जो एक एक्सपेक्टेशन होती है एक स्टूडेंट की कि हाँ एटलीस्ट 6 क्वेश्चन उसके सही, मतलब वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो ट्राई करिएगा, और अगर गलत भी होते हैं तो भी डोंट बी वरी। ठीक है, वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम को एनालाइज़ करिए और फिर उसको रीड ऑफ करिए। ओके, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना है कि स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, ताकि व्हेन एवर यू गोइंग टू एग्ज़ाम हॉल, मतलब वहाँ पे आपसे आते हुए भी अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट का पॉइंट हो जाता है और एक आध नंबर से आपका एग्ज़ाम रह जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शंस है, मतलब फर्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट है ये है, गवर्नर अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइन हिज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। मतलब क्या है कि गवर्नर है वो अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, और वही डिटरमाइन करता है क्या, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस और उसका टेन्योर ऑफ ऑफिस को। ठीक है, कि वो कितने साल तक क्या करेगा, वर्क करेगा, और उसकी सर्विस कब तक रहेगी। तो ये सारी चीज़ गवर्नर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सही है गलत तो सोचिए। और सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोला जा रहा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको रिमूव किया जाएगा केवल इसी मैनर में जिस तरीके से जज ऑफ हाई कोर्ट को क्या किया जाता है, उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं राइट आंसर कौन सा है। आई होप आपने राइट आंसर ही चेक किया होगा। ठीक है, राइट आंसर टिक किया होगा। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सी राइट आंसर है। आप समझ लेते हैं इसके बारे में ऑप्शन सी क्यों सही है। देखिए, गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या करे, कि वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और उसी को क्या करता है, उसकी सर्विस और उसके टेन्योर को फिक्स करता है। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसकी जो सैलरी पैकेज होती है और जो उसका टेन्योर होता है वो सारी चीज़ें, और जो उसका रिमूवल होता है वो किसकी तरह होता है, जैसे हाई कोर्ट का जज होता है ना, सेम उसी की तरह इसका भी रिमूवल किया जाता है। अब आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिमूव कौन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के पहले थोड़ा सा और अगर इसके बारे में देख लें कि जो गवर्नर होता है, ठीक है, वो उनको देखिए, जैसे कि हमने इसको बताया था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वही अपॉइंट करता है, उसको वो जो अपॉइंटेड होता है वो कौन करता है, उसको गवर्नर करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और जो एक सुप्रिटेंडेंस होती है, ठीक है, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन टू द पंचायती शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसके मतलब किस चीज़ के आपके इलेक्शन करवाता है। तो ये जो आपकी जो पंचायत्स होती हैं, ठीक है, उनके क्या करता है, उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। और जो आपका इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है वो क्या करता है, वो सेंट्रल और जो स्टेट होती हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी सेंट्रल और जो स्टेट होती है तो नेशनल लेवल पे आपके क्या करता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर दिस फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर अगेन देखिए यहाँ पे हमसे राइट स्टेटमेंट पूछिए, बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही समझना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी जो आपका
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके बारे में उसमें हमने देखा था कि जो आप बोलोगे इसको अपॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करता है आपका, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करता है। बट इधर पे क्या है, इधर पे हम जो स्टेटमेंट है ये गवर्नर के ऊपर है, ठीक है। अगेन एक अपॉइंटेशन की बात है कि अपॉइंट करने के लिए, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द गवर्नर अपॉइंट द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट, की जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, की स्टेट की जो यूनिवर्सिटी उसमें चांसलर को क्या गवर्नर अपॉइंट करता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है द गवर्नर एक्ट एज द वाइस चांसलर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनिवर्सिटी, जो गवर्नर होता है वो वाइस चांसलर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, मतलब वाइस चांसलर की तरह एक्ट करता है किसके अंदर, जो स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, आई होप आपने आंसर को गैस कर लिया होगा और इसको करेक्ट टिक किया होगा। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसका जो आंसर है, देखिए इसका आंसर तो वैसे डी है, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ी होती तो आपको स्टेटमेंट का आंसर बहुत ही आसानी से बन गया होता, ठीक है। इसमें क्या, जो गवर्नर अपॉइंट करता है चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट को, ये तो ठीक है, लेकिन ये चांसलर नहीं है, ठीक है, ये आपका वाइस चांसलर है, ठीक है। क्या है, ये आपका वाइस चांसलर है। तो गवर्नर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है, ना कि चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है जो गवर्नर है वो एक्ट करता है वाइस चांसलर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनिवर्सिटी, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो गवर्नर है वो वाइस चांसलर की तरह नहीं, वो चांसलर की तरह जो स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटी रन कर रही है उसमें एक्ट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, ये गलत हो जाती है। तो जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि गवर्नर एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, गवर्नर क्या करता है, एक्ट करता है चांसलर की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ इन द स्टेट में, एंड ही अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन स्टेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका गवर्नर है ये क्या करता है, ये चांसलर की तरह एक्ट करता है और वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ was often referred as the father of the Indian unrest by the colonial forces, ठीक है। तो इनमें से जो पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट क्या, मतलब आपको आप बोल सकते हो कि उसको कन्फर्ड किया गया था, कि उसको जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का दर्जा मिला है किस समय, कॉलोनियल फोर्सेस से, ठीक है। तो बाय द कॉलोनियल फोर्सेस। सो ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एंड बाल गंगाधर तिलक। देखिए दीज आर फ्रीडम फाइटर, ठीक है, एंड दे डिड अ वेरी ह्यूज वर्क फॉर आवर इंडिपेंडेंस, सो वी डो नॉट हैव टू फॉरगेट देयर लाइवलीहुड, ठीक है। उनके जीवन को आपको भूलना नहीं है, उनके त्याग को भूलना नहीं, यू डो नॉट रिनाउंस देयर, ठीक है। तो उनके त्याग को आपको बिल्कुल नहीं रिनाउंस नहीं करना है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर इन सब चीज़ों को। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट है ये किसको बोला जाता है, बाय द कॉलोनियल फोर्सेस से। तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। देखिए आपने अगर नाम सुना हो तो लाल बाल पाल, ठीक है, इनको LBP के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये आपके एक्सट्रीमिस्ट, जिस तरह आप बोलते हैं ना कि ये थोड़ा सा ना, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट नहीं, इनको हम बोलेंगे ये आप एक कह सकते हैं ना, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। ये ना ये थोड़ा सा फाइटर टाइप के फ्रीडम फाइटर है। मतलब एक तो आपके मॉडरेट होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके मॉडरेट होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा फोर्स, मतलब ज़्यादा डायरेक्टली फ़ाइट के ऊपर नहीं जाते हैं। और जो आपके ये जो मॉडरेट से अपर होते हैं, मतलब डायरेक्टली फ़ाइट की ओर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो मतलब इंडिया में जो अनरेस्ट फैला हुआ है उसको दूर करने के जल्दी ट्राई करते हैं। मतलब उनको समय वेस्ट करना नहीं पसंद था। इसी तरीके से 3 हमारे यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, वो जिनका नाम था, जो फर्स्ट आपके जो लाला लाजपत राय, इनका नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकंड आपका बाल गंगाधर तिलक और तीसरा आपका विपिन चंद्र पॉल, ठीक है, जिनको पी से नाम जाता है। तो ये जो LBP हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो बाल गंगाधर तिलक है इनको कहा जाता है फादर ऑफ द
इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इनको कॉलोनियल फोर्सेस की तरह कहते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या किया था, प्रॉब्लम क्रिएट की थी कॉलोनियल फोर्सेस में, जो उस समय के ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनके लिए, इसलिए उनको उनके ज़रिए इंडियन अनरेस्ट का फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट का दर्जा दिया गया था, कन्फर्ड किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। देखिए क्या है, जिस तरीके से अभी केसेस बढ़ते चल रहे हैं ना इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में, इसमें क्या हो गया, अभी तक तो ठीक है अडल्ट के जरिए काफ़ी केसेस देखने को मिलते थे। अब क्या है, जो जुवेनाइल कैटेगरी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी क्या करते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके अंदर उनको मतलब एक्टिविटीज़ उनकी इतनी बड़ी होती हैं कि ये समझ में नहीं आता कि उनको अडल्ट में देखा जाए या फिर क्या आप बोल सकते हैं कि बच्चों की कैटेगरी में देखा जाए। इसलिए क्या है, एक एक्ट पास किया गया था 2015 में जिसको कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है। इसमें निर्धारित कर दिया गया था कि जो बच्चे किस कैटेगरी में रहेंगे और जो एडल्ट हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसको किस कैटेगरी के अंदर देखा जाएगा, ठीक है, कि उसको अडल्ट देखना है कि नहीं देखना है, उसको किस हिसाब से सज़ा होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट मैंडेट्स सेटिंग अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका मैंडेट ये है, मतलब इसने अनिवार्य कर दिया कि सेटिंग करिए, मतलब आप सेटअप करिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या स्टेटमेंट सही है? सेकेंड स्टेटमेंट है, इट अलाउज फॉर जुवेनाइल्स इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18। मतलब इसने ये अलाउ कर दिया कि जो जुवेनाइल्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, अगर उनको कन्फ्लिक्ट में पाया जाता है तो लॉ के हिसाब से अगर उनकी एज 16 से 18 होनी चाहिए और वो अगर फिर इन्वॉल्व पाए गए किसी हीनियस ऑफेंसेस में, तब उनको देखा जाएगा कि वो किस तरीके से एक अडल्ट की तरह उनके साथ बिहेव किया जाएगा। देखिए 18 ईयर से कम ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको हम अडल्ट नहीं देखते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं उनको एडोलेसेंट की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, बट उनको अडल्ट नहीं देखते। लेकिन अगर हीनियस क्राइम्स में पाए जाते हैं तो अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 उनको अडल्ट कैटेगरी में देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके चलिए हम यहाँ चेक करते हैं राइट आंसर कौन सा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो एक्ट है इसने मैंडेट कर दिया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मतलब होनी चाहिए। और इसने ये भी मैंडेट कर दिया कि 16 से 18 ईयर के बच्चे अगर किसी हीनियस क्राइम में पाए जाते हैं, जैसे लाइक कोई रेप हो गया या फिर किसी का मर्डर कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उनको अडल्ट की कैटेगरी में देखा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ उनको क्या होगा, जुवेनाइल कैटेगरी में देख के उन बच्चों को जो बोल सकते हैं आप कह सकते हैं हम कि उनको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, लेकिन फॉर देयर जस्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर सेल्फ, ठीक है, उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए इसका आंसर सी हो गया। चलिए यहाँ पे वैसे आप देखोगे तो भी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसने इंक्लूड कर दिया था सेवरल न्यू एंड क्लियर डेफिनेशन। जैसे आप बोलो, जैसे ऑर्फेंड हो गया, ठीक है, अबेंडेंट जिसको छोड़ दिया जाता है, जिनको सरेंडर कर दिया चिल्ड्रन को, एंड जो पैटीज़ होते हैं, जो सीरियस एंड हीनियस ऑफेंसेस कमिटेड बाय चिल्ड्रन, इस तरीके के ऑफेंसेस अगर कमिटेड होते हैं चिल्ड्रन के द्वारा, तो तब मैंडेट किया जाता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड द वेलफेयर जो कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में, बोथ मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर ईच, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए, ताकि वो इन बच्चों का क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, इनके माइंड को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरीके का बना सकें। तो इसलिए किया गया था, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जिसको 2015 में लाया गया था, इसने जो 2000, ठीक है, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया, तो इसने जो 2000 का एक्ट था उसको रिप्लेस किया, ताकि क्या कर सकें, एक कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जा सके चिल्ड्रन को अगर किसी कन्फ्लिक्ट में वो पाए जाते हैं, ताकि लॉ के हिसाब से चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको एक केयर और एक प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रू ट्राइब्स, ठीक है। तो ब्रू ट्राइब्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दी, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे ऑल्सो रेफर टू एज द रिंग्स आर स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड मिजोरम, कि इन ये जो आपकी ब्रू ट्राइब्स हैं इनको रेफ़र किया जाता है एज द रिंग्स, ठीक है। तो इनको रिंग्स की तरह भी देखा जाता है और ये
अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैली हुई हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मणिपुर एंड मिजोरम। तो क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड ऑप्शन से सेकंड स्टेटमेंट है होजागिरी। जो होजागिरी है फोक डांस विल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ परफॉर्म बाय ब्रू पीपल। जो होजागिरी फोक डांस है, तो जो इसको पूरे वर्ल्ड में जो हम होजागिरी के नाम से आते हैं, तो क्या इसको क्या इसको ब्रू पीपल, मतलब जो ब्रू कम्युनिटी है, ब्रू ट्राइब्स हैं, क्या इनके द्वारा इसको किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है? ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉट टू। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसमें क्या है, जो ब्रू होते हैं इनको हम रिंग्स, ठीक है, रिंग्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एक एथनिकली डिफरेंट फ्रॉम द मीजोज, ठीक है, जो मीजो ट्राइब्स होती हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा एथनिकली डिफरेंट है, मतलब जो इनकी कास्ट होती है, इनकी क्रीड्स होते हैं, इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जैसे विद देयर ओन डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, क्या कहा जाता है, जैसे जो फ्रॉम द मीजोज, ताकि क्या हो, जैसे इनका खुद का अपना डिस्ट्रिक्ट और उनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, इनकी काफ़ी अलग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, डायलेक्ट इनकी भाषा अलग होती है, और ये खुद का मतलब फॉर्म करते हैं वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, और ये जो त्रिपुरा की 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनमें से एक है। ठीक है, और जो ब्रूज होती हैं ये स्प्रेड है अक्रॉस त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम के अंदर, एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न असम आर द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब्स इन त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा की काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है। तो ये भी आपको याद रखना कि बेसिकली अगर त्रिपुरा से अगर लिख के आता है, अगर पेपर में आता है एग्जाम में कि ब्रूज ओनली बिलोंग्स टू त्रिपुरा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है कि जो ब्रूज होती हैं वो त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट त्रिपुरा में इसका है, बट ब्रूज डजंट ओनली बिलोंग्स टू त्रिपुरा, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब सी इज़ योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क OCEN कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट है इट वॉज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, इसको MSME के जरिए इसको डेवलप किया गया एंड दे एक्ट एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर लैंडर्स एंड मार्केट प्लेस ऑफ यूटिलाइज एंड क्रिएट इनोवेशंस माई फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोडक्ट एट स्केल। कि ये एक्ट करती है कॉमन लैंग्वेजेस फॉर लेंडर्स के लिए और मार्केट प्लेसेस टू यूटिलाइज द क्रेडिट एंड इनोवेशन। ठीक है, ताकि आप मार्केट प्लेस में क्या कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें और यूटिलिटी को बढ़ा सकें और क्रिएट कर सकें इनोवेशन को, फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोडक्ट एट स्केल। ठीक है, और मार्जिन में फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोडक्ट को और बढ़ा सके। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉट टू। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाती है, इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने क्या किया है, लॉन्च नहीं किया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने डेवलप नहीं किया, तो अब इसको किसने डेवलप किया? तो इसको इट इज़ डेवलप बाय थिंक टैंक। और थिंक टैंक किसको बोलते हैं? थिंक टैंक इज़ क्या है बताइए? NITI, नीति आयोग। ठीक है, इट इज़ डेवलप बाय थिंक टैंक जिसका नाम क्या है, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल। ठीक है, इसने इसको क्या किया, इसको डेवलप किया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो बेसिक था वो यही है। बाकी जो OCEN है ये एक्ट करता है कॉमन लैंग्वेज की तरह। ठीक है, जिसमें जो लैंडर्स होते हैं जो मार्केट प्लेसेस को और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें, क्रिएट कर सकें इनोवेशन, फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोडक्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लेवल पे। और जो OCEN है ये क्रिएट करते हैं कुछ प्रोटोकॉल जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें ये कुछ मतलब कुछ मीडिएशन किए जाते हैं ताकि जो इंटरेक्शन हो सके बिटवीन लोन सर्विस प्रोवाइडर का, तो वो और ज़्यादा इंटरेक्शन क्या हो सके, और ज़्यादा बढ़ सके। और यूजुअली जो फाइनटेक और जो मेन स्ट्रीम लैंडर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जो बैंक्स जो इंक्लूडिंग ऑल लार्ज जो बैंक्स होते हैं और जो NBFCs होते हैं जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं, ये भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं जो OCEN के अंदर। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये ट्रीटी किसके बीच में है? तो ये बात आपको बताना है। तो ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना डी एस्केलेशन प्लान। तो क्या ये इंडिया चाइना के बीच डी एस्केलेशन प्लान है? क्या ये US एंड रशिया के बीच कोई ट्रीटी है? क्या ये चाइना एंड पाकिस्तान के बीच कोई ट्रीटी है? या फिर कोई US एंड इंडिया के बीच की कोई ट्रीटी है? सो वीडियो को पॉज करिए ना, आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी, मतलब ये एक यूएस एंड रशिया के बीच एक ट्रीटी है जिसमें क्या हो जाता है, जो आर्म्स होते हैं, जब न्यूक्लियर आर्म्स हो गए और ज़्यादा जो प्रोडक्शन होते हैं उनके प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कम करने, उनका रिड्यूस करने के लिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी यूएस एंड रशिया के बीच स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी अगर आप बोलो तो इसको साइन किया गया था 8 अप्रैल 2010 को। ठीक है, कहाँ पे? प्रेग के अंदर इसको साइन किया गया था। और आफ्टर रेटिफिकेशन, इसमें कुछ रेटिफाई करने के बाद इसको ये फोर्स में आ गई थी 5 फरवरी 2011 को। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये मे बी पूछी जा सकती है कि ये किस कंट्री के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये यूएस एंड रशिया के बीच में। ठीक है, जिसका मेन जो उद्देश्य है ये करना है कि रिडक्शन करना है किसमें? न्यूक्लियर आर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप बोलो कि जो रशिया फेडरेशन है और जो यूएस है, इसको फॉर्मली किस नेम से जानते थे, तो इसको फॉर्मली किस नेम से जाना जाता था, तो इसका नाम था मेजर्स फॉर द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिस आर्म्स। ठीक है, तो ये नाम से जाना जाता था, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में इस नाम से है तो आपसे ये भी आंसर बन सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और जर्नल्स वेर ओन एंड एडिटेड बाय लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक इनमें से कौन से जर्नल को चालू किया गया था? तो जर्नल्स के नेम है केसरी, यंग इंडिया, मराठा एंड न्यू इंडिया। ऑप्शंस है 1 and 3, 2 and 3, 3 and 4 एंड 1, 3 and 4। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दैट द मीन जो आपका 1 and 3 ये राइट आंसर है। मतलब एक आपका केसरी हो गया और एक आपका मराठा हो गया, ये दोनों क्या हैं? ये लोकमान्य तिलक ने पब्लिश किया था। यंग इंडिया एंड न्यू इंडिया इट इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आप यंग इंडिया जानते हैं तो देखिए काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर है और इट इज़ डेवलप बाय महात्मा गांधी। ठीक है, इसको महात्मा गांधी ने डेवलप किया था, मतलब इसको महात्मा गांधी ने चालू किया था। और जो एनी बेसेंट है ये न्यू इंडिया। ठीक है, इसको न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गुजरात इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन सेटअप एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए गुजरात के अंदर एक पहला हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को डेवलप किया गया है। तो ये कहाँ पर डेवलप किया गया है? ऑप्शन है अरावली, भावनगर, ठीक है, भावनगर, गांधीनगर एंड आनंद। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, मतलब आनंद नगर में क्या इसको डेवलप किया है गुजरात के अंदर, इंडिया की जो फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो देखिए अगर फर्स्ट कोई चीज़ डेवलप की जाती है तो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसको डेवलप कहाँ गया? तो गुजरात के अंदर इंडिया की फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को डेवलप किया गया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखिए तो द न्यू लैब विल टेस्ट हनी एज पर द नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय द फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI। ठीक है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ज़रिए कुछ नॉर्म्स दिए गए ताकि इसकी सेफ्टी को और ज़्यादा चेक किया जाएगा, तो ये भी याद रखना। ठीक है, गुजरात में अगर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33, लोकसभा सीट की संख्या है 26, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है, और कुछ रजिस्टर्ड GI टैग हैं। तो इसमें अगेट्स ऑफ कैम्बे, कच्छ एम्ब्रॉयडरी एंड पटन पतोला। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रजिस्टर वहाँ पे GI टैग्स हैं, तो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू बी रिमेंबर। एंड द 10th इज द लास्ट क्वेश्चन इज गेल इंडिया लिमिटेड हैज साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंप्रेस्ड बायोगैस वैल्यू चेन इन इंडिया। तो गेल ने अभी किसके साथ एक MOU साइन किया है ताकि क्या कर सकें, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट हैं और जो अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सके कंप्रेस्ड बायोगैस वैल्यू इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं बिरला कार्बन इंडिया के साथ क्या ये MOU साइन किया है, कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड के साथ, कार्बन क्लीन सोल्यूशन लिमिटेड के साथ, या फिर इंडिया कार्बन लिमिटेड के साथ। सो वीडियो को पॉज करिए ना, आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, दैट द मीन C इज़ द राइट आंसर। कार्बन क्लीन सोल्यूशन लिमिटेड के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गेल ने अभी साइन किया है ताकि क्या कर सके, और ज़्यादा बायोगैस जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसको और ज़्यादा क्या कर सके, इसकी अपॉर्चुनिटी, इसकी वैल्यू चेन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो दीज वेर द टुडेज़ इंपॉर्टेंट करंट MCQs। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पूरे करंट अफेयर अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।